जागरूकता की साधना, विशेषकर शिव नेत्र की साधना में कुछ सावधानियां। यदि आपको ऐसा लगने लगे कि आज्ञा चक्र के स्थान पर जलन हो रही है या जैसे ड्रिलिंग सेंसेशन, कोई छेद बना रहा हो वहां, ऐसा महसूस होने लगे, अथवा बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास, तब हमें यह साधना छोड़ देनी चाहिए। ये वाले लक्षण जब प्रकट हों, इसका अर्थ है कि आप पर्याप्त ऊर्जा आज्ञा चक्र पर ला चुके हैं, इसके आगे और जरूरत नहीं है। सभी साधनाओं का एक समय होता है जहां हमें वह बंद कर देनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि साधना शुरू करने की बात तो की जाती है, बंद कब करना है इसको बताता ही नहीं कोई। जैसे कोई डॉक्टर दवाई लिखे और हफ्ते की दवाई थी कि 15 दिन की दवाई थी कि 3 महीने का कोर्स था, ये पूरी बात अगर ना बताए और मरीज दवाई खाता ही चला जाए तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो कुछ बातें शिव नेत्र के संबंध में, जब कभी आपको अनप्लेजेंट सेंसेशन हो भ्रुकुटी मध्य में, तो आपको समझना चाहिए कि अब यह साधना करने की आगे जरूरत नहीं है। हल्का सा खिंचाव स्वाभाविक है, वह अनप्लेजेंट नहीं होता। जैसे कोई चुंबक लोहे को खींच रहा हो, ऐसी अनुभूति होती है तो भाई ठीक है, आप साधना जारी रख सकते हैं। लेकिन जब कोई इंटेंस एक्सपीरियंस हो, कई बार ऐसा भी होता है कि आज्ञा चक्र पर जलन का एहसास होता है, और न केवल एहसास होता है, ऊपर की त्वचा भी जल जाती है। ऐसा बहुत लोगों को मैं देख चुका हूं, जहां टीका लगाते हैं तो ऊपर स्किन में ऐसा निशान बन जाता है जैसे टीका लगा हो, पिगमेंटेशन हो जाता है। फिर साधना छोड़ने के बाद लगभग 2 या 3 हफ्ते में फिर से डीपिगमेंटेशन हो जाता है। वो जो डार्क स्किन हो गई थी वो फिर से नॉर्मल कलर की हो जाती है। तो अगर ऐसा भी हो तो आप समझिए कि आज्ञा चक्र की साधना पर्याप्त हो चुकी और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरी मुश्किल जो आती है वह स्त्री पुरुष का भेद है। पुरुषों के लिए आज्ञा चक्र की साधना ज़्यादा अनुकूल पड़ती है, महिलाओं के लिए जरूरी नहीं है कि आज्ञा चक्र की साधना अनुकूल पड़े। पुराने जमाने में स्त्री पुरुष में बड़ा भेद था, उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग अलग था, प्रकृति ने जैसा बनाया था, और उनके कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र भी बिल्कुल अलग अलग थे। पुरुष का काम था शिकारी जैसा, लाखों साल तक जंगल में शिकार करना, पत्थर फेंकना, निशाने पे लगना चाहिए, तीर चलाना। फिर जब से सभ्यता संस्कृति विकसित हुई, अब वो आदिवासी जंगल से तो बाहर आ गया, मगर काम उसका वही रहा, वो सैनिक हो गया। पुराने जमाने में हमेशा युद्ध चलते ही रहते थे, अधिकांश पुरुषों का समापन युद्ध में होता था। तो लड़ाकू का काम फिर वही निशानेबाजी, भाग दौड़। तो उसकी जिंदगी में संघर्ष, युद्ध, लड़ाई, हिंसा ये बहुत स्वाभाविक थी, उसी में सर्वाइवल था। महिलाओं ने दूसरा रोल अपनाया था समाज में, घर गृहस्थी, बच्चों का पालन पोषण, घर की साफ सफाई, ये बिल्कुल दूसरी भूमिका थी। इसमें आज्ञा चक्र सक्रिय करने की कोई जरूरत नहीं थी, वह संकल्प का केंद्र है। तो ऐसा लाखों लाखों साल होता रहा, लेकिन पिछले समझो 100 साल में चीजें बदल गईं। स्त्रियां भी पुरुषों के समान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।
अर्थव्यवस्था संभालने में, आजीविका उपार्जन में, नौकरी करने में, राजनीति में, हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। एरोप्लेन की पायलट भी होने लगी। 2 काम नहीं करते, जैसे आपने फायर ब्रिगेड में कभी नहीं सुना होगा, वहाँ जो काम करते हैं उनको फायरमैन कहते हैं, फायर वुमेन नहीं होती। और ऐसी पोस्टमैन होता है डाक ऑफिस में, पोस्ट वुमेन नहीं होती। उसका कारण यह है कि महिलाओं का काम आग लगाना है, बुझाना नहीं है। और पोस्ट वुमेन इसलिए नहीं बनाते कि एक छोटे से बच्चे की डिलीवरी करने में 9-10 महीने लगा देती हैं, तो पोस्ट डिलीवर कब करेंगे भगवान जाने। रास्ते में कोई सहेली मिल गई, उससे गपशप करने लगी, भूले भाल गए कहाँ की पोस्ट किसको देना थी। इसलिए पोस्ट ऑफिस में भी महिलाओं को काम नहीं देते। चलिए मजाक हो गई, लेकिन इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए कि आज के युग में स्थिति अलग हो गई है। तो महिलाओं को भी संकल्पवान होने की जरूरत है। बहुत से देशों में विवाह व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई अथवा होने वाली है। लड़कियां शादी करने को तैयार नहीं, लड़के तैयार नहीं। तो महिलाओं को भी इंडिपेंडेंट लाइफ, आत्मनिर्भर होकर जीना होगा। लाखों साल में पुरुष जो था वो एक मजबूत वृक्ष के समान था, और स्त्री जो थी वो लता की भांति कोमल थी, जो इस वृक्ष पे चढ़ रही थी और स्वाभाविक उसी का खून चूस रही थी। अभी परिस्थिति चेंज हो रही है। महिलाओं को भी अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपनी सुरक्षा करनी होगी, खुद की देखभाल खुद ही करनी होगी, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो सकती। तो उन्हें भी थोड़ा संकल्पवान होना, मजबूत होना आवश्यक है। पहले नहीं था। पहले उनकी कोमलता, उनकी नाजुकता, उनका एक गुण थी, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में वो गुण अब दुर्गुण हो जाएगा, वो वीक पॉइंट, कमजोरी हो जाएगी। इस बात को समझते हुए प्राचीन युग में स्त्रियों को आज्ञा चक्र की साधना के लिए नहीं कहा जाता था। अभी मैं कहूँगा कि थोड़ी सी साधना करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा संकल्पवान हो जाए, विल पावर बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर वो पुरुष जैसी हो जाएंगी, और स्त्री पुरुष के बीच में जो सहज आकर्षण है विपरीत होने का, वो कम होता जाएगा। ऐसा पश्चिम में ऑलरेडी हो चुका है। स्त्री पुरुष के बीच जो सहज लगाव था, एक दूसरे को एक रहस्य की भांति देखते थे, दूसरे को समझा नहीं जा सकता था, क्योंकि दोनों के अपने अपने होने के ढंग थे, अनूठे। तो उसका एक पॉजिटिव पक्ष था कि उनमें आकर्षण रहता था, और नेगेटिव पक्ष था कि वो संग साथ नहीं जी सकते थे, इतने ज़्यादा विपरीत थे। एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते थे और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते थे, दोनों चीज़ें एक साथ थी, भिन्नता की वजह से। आधुनिक युग में वह भिन्नता कम होती जा रही है। एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परस्पर समझ बढ़ रही है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। पर नेगेटिव पॉइंट है कि वो जो अट्रैक्शन था, दूसरा एक रहस्य जैसा लगता था, मिस्ट्री, वो चीज खत्म होती जा रही है। तो मैं कहूँगा कि स्त्रियों को कुछ दिन के लिए आज्ञा चक्र की साधना करनी चाहिए, फिर छोड़ देनी चाहिए, ताकि उनका पूरा व्यक्तित्व परिवर्तित ना हो जाए, थोड़ी सी संकल्पवान हो जाएं। महिलाओं का चित्त इसलिए चंचल रहता है। विल पावर का मतलब होता है एक निर्णय, एक डिटर्मिनेशन, एक डिसीजन। पुरुषों के लिए वो आसान है, महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है। कौन सी ड्रेस पहने, कौन सी साड़ी पहने, अलमारी के सामने खड़ी है,
फिर सब निकाल दुकूल के फैला दिया, फिर वो अलमारी बंद कर दी, दूसरी खोल ली, तीसरी खोल ली, वो तय नहीं हो पा रहा। और फिर शिकायत कर रहे हैं कि मेरे पास तो कब पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। 3 अलमारियां हैं। उसका कि पति का एक और कपड़े लाओ, कहेंगे रखेंगे कहाँ? सब ठसाठस भरा हुआ है, पुराने से पुराना स्टॉक। 40 साल पहले शादी हुई थी, शादी का जोड़ा भी रखा हुआ है। पता नहीं उनके मन में क्या रहता, दोबारा करना है। छोड़ सकती नहीं, फेंक सकती नहीं, है ना, बहुत मुसीबत रहती है। ये कर लें कि वो कर लें, हमेशा द्वंद्व रहता है। महिलाओं की चर्चाएं सुनो, कौन सी सब्जी बनाए डिनर में, 15 मिनट में सब्जी बन जाएगी, आधा घंटा उसका डिस्कशन चलेगा। पति से पूछेंगे ये बना दें, वो बना दें, वो जो भी कहेगा उसी की बात काट देंगी तुरंत। मान लो उसने कहा कि आलू की सब्जी बना दो, कल ही तो बनाई थी आलू की। अच्छा परवल बना दो, परवल तो घर में है ही नहीं, बताओ ना क्या बनाएं। और पूछते जाएंगे, हर चीज में मना करते जाएंगे, है ना, है ना? और अंत में वो बनाएंगी लौकी की सब्जी। ये तो पहले ही से तय था। अगर आधा घंटा बक 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 ये बना दें, वो बना दें, ये कर दें, वो कर दें। एक महिला ने तो मुझे ये भी बताया कि क्यों लौकी की सब्जी बनाती हैं, क्या कुछ और बनाओ, घर में 6-7 मेंबर हैं, सब मीन मेख निकालते हैं, इसमें ये कमी है, वो कमी है ना, नमक कम हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गई, तेल ज़्यादा बन गया, भुन ज़्यादा गई, कच्ची रह गई, कोई कुछ कहेगा। लौकी की सब्जी में कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सब खा लेते हैं। उनको लगता है कि लौकी होती ही खराब है। बनाने वाले का कोई दोष ही नहीं, है ना, इसलिए रोज रोज लौकी बना देते हैं। महिलाओं के तर्क अलग हैं, है ना। पुरुषों के बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आधा घंटा हमारा दिमाग क्यों खराब किया जब तक लौकी ही बनानी थी। चंचलता, इनडिसिसिवनेस, पक्का नहीं हो पाएगा कि ऐसा कर लें कि वैसा कर लें, है ना, ये उनकी सहज प्रवृत्ति है। लेकिन आधुनिक युग में अगर जीना है उन्हें, तो अब वो पुराने जमाने जैसा नहीं रहा, निर्णय करना होगा। तो थोड़ा सा संकल्प आवश्यक हो गया है, खासकर आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा। पहले जरूरी नहीं था, अब है। तो प्राचीन युग में समझो भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं गीता में, आज्ञा चक्र की साधना की बात कह रहे हैं, तो याद रखिएगा गुरु भी पुरुष है और शिष्य भी पुरुष है। उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं आज्ञा चक्र की साधना की, भगवान महावीर कह रहे हैं, कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। पुराने जमाने में स्त्रियों को अध्यात्म सीखने की सुविधा ही नहीं थी, अधिकार ही नहीं था, उनको तो साधारण शिक्षा भी नहीं मिलती थी, अध्यात्म की तो बात छोड़ो। तो गुरु पुरुष थे, शिष्य भी सब पुरुष थे। आज्ञा चक्र की साधना एक महत्वपूर्ण अंग थी। लेकिन आज की स्थिति में जहां अध्यात्म के क्षेत्र में महिलाएं भी आगे बढ़ी हैं, उन्हें भी आत्म जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो यह बात बतानी जरूरी है कि केवल पुराने ग्रंथों की मान के नहीं चलना, वो आपके लिए नहीं लिखे गए थे। अर्जुन एक क्षत्रिय है और वो डिप्रेशन में चला गया है, उसका विल पावर खंडित हो गया, वो तीर धनुष धर के पीछे बैठ गया रथ में कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। अब भगवान कृष्ण उसको उकसा रहे हैं कि लड़ो। ये एक भिन्न स्थिति है। यहां पर आज्ञा चक्र की साधना की बात कही जाएगी कि जागो, संकल्पान बनो, अपना कर्तव्य निभाओ। निश्चित रूप से यह बात अधिकांश स्त्रियों पर लागू नहीं होती। कोई 1-2 महारानी लक्ष्मीबाई होंगी तो बात अलग है, जिनको युद्ध लड़ना है। बाकी सबको तो अपनी घर गृहस्थी संभालना है, परिवार से प्रेम करना है, उनके लिए ममता का भाव, वात्सल्य का भाव,
यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वे दयालु हों, करुणावान हों, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, उनके लिए हृदय चक्र की साधना, भाव भक्ति की साधना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि पुरुषों के लिए बहुत कठिन है। एक हरोशों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम बेहतर होता लक्ष्मी भाई होता और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम बेहतर होता रविंद्र बाई होता। कवि हृदय हैं, बड़े कल्पनाशील, बड़े कोमल, बड़े नाजुक भावनाओं वाले। उनकी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी देख के धोखे में मत आ जाना कि पुरुष हैं। उनका हृदय बिल्कुल स्त्रैण है, शायद स्त्रियों से भी ज्यादा आगे। तभी तो कवि हो पाए। इतनी अद्भुत काव्य रचना, संगीत को जन्म दिया। प्यारी प्यारी कहानियों को जन्म दिया। ये समझना, उनका संगीत, उनका काव्य, उनकी कहानियां उनकी संतान है। वो भी मां है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण को जन्म दिया उन्होंने। तो यदा कदा अपवाद होते हैं, तो उन अपवादों के लिए ठीक, लेकिन सामान्य औसत के लिए ख्याल रखना। और इसलिए आप स्वयं ही अपने विवेक से तय करना, आज्ञा चक्र की साधना करनी है अथवा नहीं करनी है। थोड़े बहुत दिन करना, हफ्ते 10 दिन पर्याप्त होता है। अन्यथा विशेषकर स्त्रियों के लिए इससे अधिक की जरूरत नहीं है, नहीं तो उनकी पर्सनालिटी चेंज होने लगेगी। तीसरी बात, जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र करते हैं और खूब सजग होने का प्रयास करते हैं, अधिकांश लोगों को महसूस होगा कि उनके लोअर जा में, नीचे के जबड़े में जैसे खिंचाव आ गया, दांत कस गए, जबड़ों में अकड़न आ गई। यह बार बार कई साधक कहते हैं कि ऐसा होता है, इसके लिए क्या करें। इसके पीछे का कारण समझना। अतीत में जंगल राज में जीवित रहने के लिए हिंसा बहुत जरूरी थी, उसके बिना कोई बच ही नहीं सकता था। तो प्रकृति ने जो इंतजाम किया है हमारे भीतर, वह बिल्कुल पशुवत है। क्रोध, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, हिंसा जीवन का रोजमर्रा का हिस्सा थी। तभी हम जंगली जानवरों से बचा सकते थे, भाग सकते थे, दौड़ सकते थे अथवा उन पर हमला कर सकते थे। और हमले के 2 उपाय, नाखून और दांत, ये हमारे साधन हैं। अन्य पशुओं की तुलना में हम बहुत कमजोर हैं। अन्य पशुओं के पास ज्यादा मजबूत दांत हैं, ज्यादा मजबूत नाखून हैं। मनुष्य इस दृष्टि से बहुत कमजोर है। लेकिन हिंसा के उपाय चूंकि यही हैं, इसलिए जहां कहीं हमारे भीतर क्रोध की ऊर्जा जागती है, हमारी अंगुलियों की मसल्स और जबड़े की मसल्स टाइट हो जाती हैं। ऐसा लाखों लाखों साल से होता आया है। अब हम ध्यान करने बैठे हैं, लेकिन ऊर्जा तो जाग रही है। तो वो पुराना एसोसिएशन है कि जब शक्ति जागेगी तो हम दांतों का, नाखूनों का प्रयोग करेंगे। और चूंकि आदमी के नाखून बहुत ही कमजोर हैं, मुख्य रूप से दांतों का ही प्रयोग, तो आप पाएंगे अचानक जबड़े की मसल्स, गाल की मसल्स टाइट होने लगी। ये पुराना एसोसिएशन है, ऐसा लाखों साल से होता आया है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें सक्रिय ध्यान जैसी विधियां करनी चाहिए, ताकि क्रोध का विसर्जन हो जाए
दूसरी चीज, दिन में 2-4 बार आधा आधा मिनट के लिए कर लीजिए, अपने जबड़े को चलाइए जैसे आप चबा रहे हों कुछ। इससे वहाँ की मांसपेशियों में जो ऊर्जा अटकी है, जो कॉम्प्लेक्स ग्रंथि बन गई हैं, वो रिलीज हो जाएंगी। भोजन करते वक्त विशेष स्मरण रखिए कि आप अच्छे से चबा चबा कर खा रहे हों। उसका डाइजेशन में लाभ होगा वो तो एक अलग चीज है, लेकिन क्रोध का विसर्जन भी होगा अनजाने में। जब आप चबा चबा कर भोजन करेंगे तो दांतों की, जबड़ों की मांसपेशियां जो हैं वो रिलैक्स होंगी। प्राचीन युग में जब अग्नि नहीं खोजी गई थी, तब हमारा भोजन करना कितना कठिन होगा जरा सोचो। अग्नि की खोज के बाद भोजन को पकाने लगे, उबालने लगे, भूनने लगे, वो चबाने योग्य हो गया आसानी से। लेकिन ये तो नई घटना है, अग्नि की खोज कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। उसके पहले लाखों साल तक हम अपने दांतों और जबड़ों का ही उपयोग करते रहे चीर फाड़ करने के लिए। अब हम सॉफ्ट खाना खा रहे हैं, बर्थडे केक काटा, स्पंज जैसा नरम, इसमें कुछ चबाना कहाँ पड़ा। आइसक्रीम खा रहे हैं, चबाने का कोई सवाल ही नहीं है। लगभग हमारे दांतों का, मसूड़ों का उपयोग होना बंद ही हो गया है। अगर आदिवासी मानव से तुलना करें तो 1000 गुना कम हो गया। लेकिन प्रकृति ने जो इंतजाम किया था वो तो वही था। अगर आप दिन में 4-6 बार सिर्फ अपने जबड़े की एक्सरसाइज कर लें, जैसे कि चबा रहे हों, या ओंठ बंद करके गालों में हवा भर लें, गालों को फुला लें, पिचका लें, दिन में 4-6 बार ये करें। और विशेषकर भोजन करते समय तो खूब अच्छे से याद रखें। जब आप ब्रश कर रहे हैं, कुल्ला करते समय पूरी ताकत लगाइए, मुंह में पानी भर के आपके गाल बार बार फूलें पिचकें, एक एक्सरसाइज हो जाएगी। और आप पाएंगे कि काफी कुछ रिलीज हो गया नेगेटिव जो भीतर भरा हुआ था। फिर जब आप जागरूकता की साधना करेंगे, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, आप पाएंगे जबड़ों में कसाव, टाइटनेस नहीं आ रही है। एक चीज और कर सकते हैं, ध्यान करते समय जानबूझकर होंठ तो बंद रहें, लेकिन नीचे के जबड़े को रिलैक्स छोड़िए। अर्थात ऊपर और नीचे के दांत आपस में टच ना कर रहे हों। करीब करीब आधा सेंटीमीटर का गैप हो जाएगा। लोअर जा रिलैक्स्ड, और आप पाएंगे इससे विश्रांति में, रिलैक्सेशन में जाने में भी मदद मिली और जागरूकता में भी मदद मिली। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर साधक को इसका ध्यान रखना चाहिए। रीढ़ गर्दन सीधी रखें लेकिन बिना तनाव के। नीचे के जबड़े को शिथिल छोड़ दें, वो लटका रहे, होंठ बंद रहें। या आप चाहें तो थोड़ी देर ऐसा भी कर सकते हैं कि भीतर जाती सांस नाक से लें, छूटती हुई सांस हल्के से ओंठ खोल के मुंह से छोड़ें। तो इसमें निचला जबड़ा अपने आप रिलैक्स हो जाता है। एक 3-4 मिनट भी आपने ऐसा कर लिया, आप पाएंगे कि लोअर जा रिलैक्स हो गया। और इससे बड़ी मदद मिल जाएगी जागरूकता साधने में भी और शांत होने में भी। वो अशांतियां वहां अटकी हुई हैं,